Good afternoon, doctors. Welcome to Let's Learn Medicine. This is Jyotsna Pandey. This is my third video in virology series, and now I'll be continuing with hepatitis B virus. I have already talked about herpes virus. We are left with 5 more viruses. So let's continue with another virus. So this is hepadna virus, which is hepatitis B virus. हेपेटाइटिस बी इज़ एन एनवेलप्ड वायरस. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि PAP के अलावा जितने भी वायरसेस होते हैं वो एनवेलप्ड होते हैं. ठीक है, तो एनवेलप्ड वायरस है. इसका जो जीनोम होता है वो पार्शियली डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है. और इसके पास जो और ये क्या करता है, इसके पास पार्शियली डबल स्टैंडर्ड होता है. तो जब ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है उसके बाद ये अपने पार्शियली डबल स्टैंडर्ड को कम्प्लीटली डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेता है. इससे डिजीज़ क्या होती है, तो हेपेडना वायरस जो है वो अक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करता है और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है. तो ये कैसे प्रेजेंट करेगा? फर्स्टली इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो जो हेपेटाइटिस वायरस है ये जो है पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू हो सकता है, IV ड्रग यूजर्स में हो सकता है, मदर टू चाइल्ड हो सकता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है. अब जो पर्सन होगा अक्यूट या क्रोनिक हेपेटाइटिस का, वो प्रेजेंट कैसे करेगा? तो जब वो पेशेंट आएगा तो वो कंप्लेन करेगा कि उसको फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, उसको जॉन्डिस है, मतलब उसकी जो आँखें हैं, उसका जो स्क्लेरा है वो येलो दिखेगा, उसकी स्किन भी येलो दिखेगी. और जब हम उसके टेस्ट करेंगे तो उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहेगा. तो 90% जो अक्यूट केसेस होते हैं वो खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट से. कुछ केसेस को हमें एंटीवायरल्स देके ट्रीट करना पड़ता है. क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या होता है? अगर ये जल्दी क्लियर ऑफ नहीं हुआ और ये बहुत टाइम के लिए कंटिन्यू रह गया, मोर देन 2 months, तो इसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं और ये आगे चल के सिरोसिस कॉज कर सकता है. और कुछ केसेस में ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कर सकता है. हेपेडना वायरस के पास अपना खुद का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है, जो कि इसकी हेल्प करता है कि जो प्रोजेनी बनाएगा ये जब ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो DNA से RNA बनता है और फिर RNA से प्रोटीन बनता है. और फिर ये जो अपनी प्रोजेनी होता है उसके लिए सारी चीज़ें रेडी करता है. पर अपनी प्रोजेनी के लिए DNA रेडी करने के लिए ये क्या करता है कि जो DNA से RNA बना था उस RNA को दोबारा से DNA बना के प्रोजेनी में डाल देता है. ठीक है, तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करता है. हेपेडना वायरस के अलावा सिर्फ रेट्रोवायरसेस ही होते हैं जिनके पास अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है. ओके, तो मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ. ये देखिए, हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ब्लड के थ्रू होता है, सेक्स के थ्रू होता है, मदर टू चाइल्ड होता है और नीडल्स शेयर करने से होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वायरस पढ़ते हैं. ये हेपेटाइटिस का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं. पर्सन को फीवर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन एंड टेंडरनेस होगा, जॉन्डिस होगा विच इज़ येलोइंग ऑफ आई एंड स्किन, उसका यूरिन जो है वो डार्क होगा और फीसिस पेल कलर के होंगे. ठीक है, सारे जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट वायरस इज अडीनो वायरस. अडीनो वायरस क्या होता है? ये एक नॉन एनवेलप्ड वायरस है. ये डबल स्टैंडर्ड होता है और ये लीनियर होता है. इसका जो जीनोम जो है वो लीनियर और डबल स्टैंडर्ड होता है. कैप्सिड तो मैंने पहले ही बताया था, सबका इकोसाहेड्रल होगा. अब अडीनो वायरस से डिजीजेस क्या क्या होते हैं? तो इससे होता है फिब्राइल फेरिंजाइटिस. मीन्स जो बच्चा है जिसको अडीनो वायरस का इन्फेक्शन होगा उसको सोर थ्रोट होगा, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, बॉडी एक होगा, हेडेक होगा. और ये फैलता कैसे है? रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से फैलता है. ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ. ये बच्चे का फेरिंग्स है जो कि पूरा रेड एंड स्वॉलन है. ठीक है, तो उसको सोर थ्रोट होगा और फीवर होगा और ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है. सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने से खुद ही ठीक हो जाता है. देन इट कैन कॉज निमोनिया. तो अडीनो वायरस से निमोनिया हो सकता है, मीन्स लंग्स अफेक्टेड हो सकते हैं. तो आप ये एक्सरे देख रहे हैं उस बच्चे का जिसे अडीनो वायरस का इन्फेक्शन हुआ था. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे इन्फिल्ट्रेट्स हैं. मीन्स यहाँ पे जो है डैमेज हुआ है लंग्स में, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स भरे हुए हैं और एक्सुडेट है. और कुछ पर्सन में प्लूरल इफ्यूजन तक करवा सकते हैं. ठीक है, और क्या होता है अडीनो वायरस से? कंजक्टिवाइटिस मीन्स पिंक आई.
तो जो बच्चा है वो कैसे प्रेजेंट करेगा हमारे पास, उसका आँख जो है वो पूरा लाल हो चुका होगा, उसको टीयरिंग होगा, इचिंग होगा, लिड एडिमा होगा, ऐसे करके वो प्रेजेंट करेगा। और ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है और साथ में हम इसको लुब्रिकेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स ये सब दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। देन इट कैन कॉज अक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस विच मीन्स कि एडिनो वायरस जो है वो यूटीआई कॉज करता है। तो बच्चा जो है वो हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा कि उसको बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन हो रहा है, उसके ब्लड में उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, ऐसे वो प्रेजेंट करेगा। और वो जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे ब्लैडर तक भी पहुंच सकता है और ब्लैडर में भी हेमरेजेस देखने को मिल सकते हैं, तो इसी को हम अक्यूट हेमरेजिक सिस्टाइटिस कहते हैं। देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकता है बच्चों में, तो ये एडिनो वायरस की वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है और ये मायोकार्डाइटिस भी कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वायरस देखते हैं। तो नेक्स्ट वायरस है पार्वो वायरस। ये भी नॉन एनवेलप्ड होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सारे डीएनए वायरसेस जो है वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, पार्वो वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ये लीनियर होता है और ये स्मॉलेस्ट डीएनए वायरस है। ये ओवरऑल स्मॉलेस्ट नहीं है पर डीएनए वायरसेस में ये स्मॉलेस्ट वायरस है। तो पार्वो वायरस से डिजीजेस क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में ये एप्लास्टिक क्राइसिस करता है और हमारे अंदर ये प्योर रेड सेल एप्लेसिया करता है। मीन्स हमारे ब्लड से सारे आरबीसी जैसे गायब ही हो जाते हैं, इस आरबीसी को इन्फेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या होता है पार्वो वायरस से, ये छोटे बच्चों में होता है, इन्फेंट्स में होता है। इसको हम बोलते हैं इरिथमा इन्फेक्शियोसम या फिर 5th डिजीज़। मीन्स ये 5 दिन में रैशेस हो जाते हैं, मतलब जैसे इन्फेक्शन हुआ 5 दिन बाद बॉडी पे रैशेस आ गए, तो इसलिए हम इसको 5th डिजीज़ बोलते हैं। और इसमें हमें पेशेंट में स्लैप्ड चीक रैश देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये बच्चा है, इसके गाल पे ये रैशेज हैं और ये देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे इसको किसी ने चाटा मारा है, तो इसीलिए इसे हम स्लैप्ड चीक रैश बोलते हैं। और ये पैथोग्नोमिक होता है इरिथमा इन्फेक्शियोसम का। तो बच्चा क्या प्रेजेंट करेगा, कैसे प्रेजेंट करेगा, इस बच्चे को ये रैश होगा, फीवर होगा और ये रैशेज जो है पूरी बॉडी पे हो सकते हैं। बच्चा जो है रिफ्यूज़ल टू फीड होगा, ठीक है, वो बच्चा खाना नहीं खा रहा होगा, दूध नहीं पी रहा होगा और उसको फीवर होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, ठीक है, इन सब के साथ वो बच्चा प्रेजेंट करेगा। और क्या, हाइड्रोप्स फिटलिस एंड डेथ इन फीटस। मीन्स अगर मदर के थ्रू फीटस में ये वायरस चला जाए तो वो जो बच्चा है क्या होगा, उसके अंदर आरबीसी एप्लेसिया हो जाएगा। तो अगर ब्लड में आरबीसी नहीं होगा तो वाटर बहुत ज़्यादा होगा, तो वो वाटर जो है वो पूरे बच्चे की बॉडी में फैल जाएगा और पूरी बॉडी जो है ब्रेन में भी चला जाएगा, तो उसकी पूरी बॉडी जो है सूज जाएगी और उसको हाइड्रोप्स फिटलिस हो जाएगा। मीन्स बच्चा जो है सही से बन नहीं पाएगा। तो ये हाइड्रोप्स फिटलिस का इमेज है, देखिए पूरी बॉडी में कैसे पानी पानी भरा हुआ है और ये बच्चा जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसकी इन यूट्रो ही डेथ हो जाएगी। देन नेक्स्ट वायरस इज पेपोवा वायरस। ये भी नॉन एनवेलप्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और इसका जो जीनोम होता है वो सर्कुलर होता है। मैंने पहले भी बताया था कि जो पेपोवा वायरस होता है और जो हिपेडना वायरस होता है इनका जीनोम जो है सर्कुलर होता है। अब पेपोवा वायरस में कौन कौन से वायरसेस आते हैं, तो पहला है पेपिलोमा वायरस। ये पेपिलोमा वायरस कैसे फैलता है, ये टच से फैलता है, अगर हम उस एरिया को टच करें तो उससे फैलता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो HPV वायरस जो होता है वो वॉट्स कर सकता है और कैंसर कर सकता है। तो ये वॉट्स कहीं पे भी कर सकता है, सर्वाइकल एरिया में, एनल एरिया में, पीनिस के ऊपर, ओरोफैरिंग्स में, कहीं पे भी ये वॉट्स कर सकता है। तो ये देखिए, ये बच्चे का पैर है और ये पैर के ऊपर ये आपको वॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो ये वॉट्स करता है। जब किसी जगह पे बहुत सारे वॉट्स एक साथ हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा और ये भी HPV से ही होता है। इसके अलावा ये कैंसर कर सकता है। तो ये देखिए, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और इस सर्विक्स का कैंसर है, ये सर्वाइकल कैंसर है जो कि HPV से होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है पॉलीओमा वायरस। तो पॉलीओमा वायरस क्या करवाता है, इसके अंदर 2 वायरसेस आते हैं, JC वायरस एंड BK वायरस। तो JC वायरस, ये जो नाम रखा गया है ये उस पेशेंट के ऊपर रखा गया है जिससे हमें ये वायरल डिजीज़ का पता चला था। तो उस पेशेंट का नाम था जॉन कनिंघम, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड इसका नाम रखा गया है JC वायरस। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये HIV पेशेंट्स में प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी करता है। मीन्स
ये एक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी मतलब कि ये जो हमारा दिखेगा, हम इमेजिंग करेंगे तो वो पूरा वाइट हो चुका होगा। ल्यूको मीन्स वाइट। तो देखिए ये उस पर्सन का MRI इमेज है, तो ये पूरा देखिए, ये पूरा वाइट आउट हो चुका है, इसको ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी हो चुका है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वाइटिश दिख रहा है, इसको डीमाइलिनेशन हो चुका है, इसलिए वाइटिश दिख रहा है। देन नेक्स्ट इज बीके वायरस। तो ये बीके वायरस क्या करता है कि ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर किडनी को टारगेट करता है। तो ये क्या करवाएगा कि नेफ्रोपैथी करवा देगा उन पेशेंट्स में, मतलब उनके किडनी को इन्फेक्ट करेगा, ब्लड के थ्रू उनके अंदर, उनके किडनी में पहुंच जाएगा ये वायरस और किडनी को डैमेज करने लगेगा। किडनी में इंटरस्टिशियल डिजीजेस करेगा, जिसकी वजह से किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। और क्या करेगा, ये स्टोन्स भी बना सकता है यूरिटर में। ठीक है, तो इस तरीके से किडनी को डैमेज करता है। देन पॉक्स वायरस। तो पॉक्स वायरस जो है ये एनवेलप्ड वायरस होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जीनोम इसका लीनियर होता है और ये लार्जेस्ट DNA वायरस है। तो पॉक्स वायरस इज लार्जेस्ट DNA वायरस एंड पार्वो वायरस इज स्मॉलेस्ट DNA वायरस। ठीक है, और पॉक्स वायरस से क्या होता है, मैंने बताया था, स्मॉल पॉक्स होता है जो कि अभी रेडिकेट हो चुका है। देन काउ पॉक्स होता है, मीन्स जो काउ होता है उस पे रैशेज होते हैं, पर जब हम उस जो मिल्कमेड होता है वो जब उसका दूध निकाल रहा होता है तो वो रैशेज जो है उस वो मिल्कमेड उसको टच कर देता है, जिसकी वजह से उस मिल्कमेड के हाथ पे भी वो ब्लिस्टर्स होने लगते हैं। ये देखिए, ये मिल्कमेड ब्लिस्टर्स हैं। तो जो इन्फेक्टेड गाय होती है उसका जो दूध निकालते हैं उन लोगों के हाथ पे ये रैशेज हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मिल्कमेड ब्लिस्टर्स। ठीक है, देन पॉक्स वायरस से एक और बीमारी होती है, वो है मोलस्कम कंटेजियोसम। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होगा, ये मेनली बच्चों में होता है, तो जो बच्चा होगा उसकी बॉडी पे रैशेज होंगे, और वो रैशेज कैसे होंगे, अम्बलाइकेटेड, मतलब जैसी हमारी नाभि होती है कि बीच में थोड़ा सा वो धसा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अम्बलाइकेटेड लीजन्स होते हैं मोलस्कम कंटेजियोसम की वजह से। तो जो बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, उसकी बॉडी पे रैशेज होंगे अम्बलाइकेटेड, उसको फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, जैसे सारे के सारे वायरल डिजीजेस प्रेजेंट करते हैं वैसे ये भी प्रेजेंट करेगा। तो बच्चे को लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल एक होगा, जो भी होगा। ठीक है, और ये अम्बलाइकेटेड रैशेज होंगे, इसी से हम पहचानते हैं कि उसका मोलस्कम कंटेजियोसम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अम्बलाइकेटेड रैशेज हैं जो बीच से अंदर की साइड दबे हुए हैं और साइड से पूरा बम्प है ये अच्छे से। ठीक है, तो ये मोलस्कम कंटेजियोसम का रैश है। ओके, तो यहाँ पे DNA वायरसेस खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे RNA वायरसेस, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।